आइए बात करते हैं उस सरकार की जो हमारे सबसे ज्यादा करीब है, मतलब हमारी गली, हमारे मोहल्ले और हमारे गांव की सरकार। आज हम इसी की जड़ों तक जाएंगे, समझेंगे कि गांवों की पंचायतों से लेकर बड़े बड़े शहरों के नगर निगमों तक ये पूरा सिस्टम बना कैसे, और सबसे जरूरी बात, इनको असली पावर मिली कैसे। तो जब हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन, तो इसका आखिर मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा सा है कि लोकल लोग अपनी लोकल समस्याओं को खुद सुलझाएं। ये एक तरह से डेमोक्रेसी को हमारे दरवाजे तक ले आता है ना? और इसे समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में देख सकते हैं। गांव के इलाकों के लिए है पंचायती राज और शहरों के लिए है नगर पालिकाएं या म्यूनिसपैलिटीज। वैसे ये जो आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी है और यहाँ तक पहुँचने का इसका सफ़र भी बहुत लंबा रहा है। इसकी शुरुआत होती है वैदिक काल की सभा और समिति से, जिन्हें छोटे गणराज्य भी कहा जाता था। लेकिन जो मॉडर्न लोकल गवर्नमेंट हम आज देखते हैं, उसकी नींव असल में ब्रिटिश राज में रखी गई, खासतौर पे 1882 में, जब लॉर्ड रिपन एक प्रस्ताव लाए जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा तक कहा जाता है। तो ये एक बहुत लंबा और ज़रूरी सफ़र था। फिर देश आज़ाद हुआ और लोकतंत्र को ज़मीन तक यानी ग्रासरूट्स लेवल तक ले जाने की कोशिशें शुरू हुईं। कई कमेटियां बनी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 लेवल का स्ट्रक्चर सुझाया, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई LM सिंघवी कमेटी। 1986 में इसी कमेटी ने पहली बार जोर देकर कहा कि इन लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से क्रांतिकारी कदम था। इसी दौरान एक कमेटी ने उस वक्त के सिस्टम को क्या खूब कहा था, जड़ों के बिना घास। मतलब साफ था, नाम के लिए तो लोकल बॉडीज थीं, पर उनके पास ना तो असली पावर थी, ना ही कोई अधिकार। अच्छा, तो अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा मोड़ जिसने एक मामूली सी सलाह को एक पक्का संवैधानिक आदेश बना दिया। ये हुआ 1992 में। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ये वाकई में ऐतिहासिक थे। इन संशोधनों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दी। संविधान में गांव के लिए पार्ट 9 और शहरों के लिए पार्ट 9A जोड़ा गया, और 24 अप्रैल 1993 जिस दिन ये लागू हुआ, उसे हम आज नेशनल पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा इसे समझते हैं। देखिए, पहले ये चीज बस एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल थी, मतलब सरकार के लिए एक सलाह जैसी। लेकिन संशोधनों के बाद ये एक अनिवार्य, एक मैंडेटरी संवैधानिक नियम बन गया। अब राज्यों के लिए ये जरूरी हो गया कि वो लोकल सरकारें बनाएं और हर 5 साल में रेगुलर चुनाव भी करवाएं। तो सवाल ये है कि इस नई संवैधानिक पावर के साथ जमीन पर ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो देखें, भारत में लोकल गवर्नमेंट के 2 पैरेलल स्ट्रक्चर चलते हैं। गांव वाले इलाकों में 3 लेवल का पंचायती राज सिस्टम है। सबसे नीचे गांव लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर बीच में ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला लेवल पर जिला परिषद। और शहरों में वहां आबादी के हिसाब से नगर पंचायत, नगर परिषद, और बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। लेकिन इन चुने हुए काउंसिल्स के अलावा भी एक और बॉडी है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की असली आत्मा है, और वो है ग्राम सभा। ये डेमोक्रेसी की सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी यूनिट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई चुनी हुई संस्था नहीं है, बल्कि ये गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स की एक मीटिंग है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे शानदार उदाहरण है, जहां आम नागरिक सीधे फैसले लेने में हिस्सा लेते हैं। इसकी भूमिका को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है कि ग्राम सभा एक तरह से संसद है और ग्राम पंचायत उसकी कैबिनेट। मतलब ग्राम सभा, जो सभी नागरिकों की सभा है, वो अपनी चुनी हुई पंचायत से सवाल कर सकती है, उसे जवाबदेह बना सकती है। अच्छा, तो ये काम क्या करते हैं? इनकी जिम्मेदारियां वो हैं जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी हैं। जैसे गांव में इनके पास खेती, पीने का पानी, सेहत, ऐसे 29 काम हैं। और शहरों में इनके पास अर्बन प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, पानी की सप्लाई जैसे 18 काम हैं। लेकिन जाहिर है, ये सब काम करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो सवाल ये है कि इनके पास पैसा आता कहाँ से है? आखिर लोकल गवर्नमेंट को भी तो अपना काम चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। तो देखिए, इनके पास पैसा 3 मेन जरायों से आता है।
एक तो वो खुद कुछ लोकल टैक्स लगाते हैं, दूसरा उन्हें राज्य सरकार से ग्रांट्स मिलती हैं और तीसरा केंद्र सरकार से भी कुछ पैसा आता है। और ये पक्का करने के लिए कि पैसे का बंटवारा फेयर तरीके से हो, संविधान में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने का भी प्रोविजन है। ये कमीशन हर 5 साल में एक निष्पक्ष अंपायर की तरह काम करता है। ये राज्य सरकार को बताता है कि उसे अपनी कमाई का कितना हिस्सा इन लोकल बॉडीज को देना चाहिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर पावर को इस तरह लोकल लेवल तक पहुंचाना, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ये इतना जरूरी क्यों है? इसके कई फायदे हैं। पहला, लोकल लोग अपनी प्रॉब्लम सबसे अच्छे से समझते हैं, तो वो सोल्यूशन भी बेहतर निकाल सकते हैं। दूसरा, इससे सरकार लोगों के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल, ज्यादा जवाबदेह बनती है। और तीसरा, इसे डेमोक्रेसी की पहली पाठशाला भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से ग्रासरूट लेवल पर नए लीडर्स तैयार होते हैं। लेकिन शायद इसका सबसे क्रांतिकारी, सबसे बड़ा असर हुआ है रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें रिजर्व्ड हैं। सोचिए, इस एक नियम ने लाखों महिलाओं को पॉलिटिकल पावर दी है, जो पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। ये सोशल जस्टिस की तरफ एक जबरदस्त कदम है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, संविधान और कानून सिर्फ एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा ही दे सकते हैं। इसकी असली कामयाबी तो हम पर, यानी नागरिकों की एक्टिव भागीदारी पर ही निर्भर करती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या स्थानीय स्तर पर महिलाओं को मिला ये राजनीतिक आरक्षण समाज में गहराई तक जमी हुई पितृसत्ता को सच में चुनौती दे सकता है? क्या ये एक बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत है, या फिर असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है?